आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे सल्फर। तो देखिए सल्फर में इसकी हम लोग मात्रात्मक अवकलन यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस किस प्रकार से करेंगे तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि कैरियस नली में कार्बनिक यौगिक की ज्ञात मात्रा को सधूम नाइट्रिक अम्ल अथवा सोडियम परऑक्साइड के साथ गर्म करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसे बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन का आधिक्य मिलाकर हम बेरियम सल्फेट के रूप में अवक्षेपित कर लेते हैं। तो इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि कैरियस नली में कार्बनिक यौगिक की ज्ञात मात्रा को सधूम नाइट्रिक अम्ल यानी फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड अथवा सोडियम परऑक्साइड के साथ गर्म करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसे बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन का आधिक्य मिलाकर यानी बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को हम ज़्यादा मात्रा में लेंगे, उसको मिलाकर हम बेरियम सल्फेट के रूप में अवक्षेपित कर लेते हैं। तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट हमको प्राप्त हो जाता है। अब आगे देखिए कह रहा है कि अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट को छानने, धोने और सुखाने के पश्चात तौल लेते हैं। जो प्रेसिपिटेट हमको प्राप्त होता है बेरियम सल्फेट का, उसको पहले छान लेते हैं, फिल्टरिंग कर लेते हैं, फिर इसके बाद उसको क्लीन कर लेते हैं, इसके बाद ड्राई कर लेते हैं, इसके बाद उसको तौलते हैं। बेरियम सल्फेट के द्रव्यमान से सल्फर की प्रतिशतता ज्ञात की जा सकती है। हम देखें बेरियम सल्फेट में हमारा सल्फर तो है ही, तो उसका परसेंटेज हमको अब ज्ञात करना है। तो कह रहा है माना कि लिए गए कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम है। जो भी हमें कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुआ है, अगर उसका हम द्रव्यमान m ग्राम मान लें तो पूरे कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम और उसमें बेरियम सल्फेट का जो द्रव्यमान है उसको m1 ग्राम ले लिया गया। तो 1 मोल बेरियम सल्फेट बराबर 233 ग्राम। कैसे करेंगे? बेरियम का जो एटॉमिक मास है प्लस सल्फर का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन के एटॉमिक मास में 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, तो हमारा आ जाएगा 233। तो ये 233 ग्राम 1 मोल के बराबर होगा। हमने आपको बताया था कि जैसे नाइट्रोजन है N2 है, तो N2 में 7N14 होता है। हमने आपको बताया था ये जो 14 है ये एटॉमिक मास है नाइट्रोजन का, तो हम 14 ग्राम नाइट्रोजन का है या 1 मोल नाइट्रोजन का है या 22,400 ml नाइट्रोजन का है, STP पर सारी बातें एक ही हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है, हम 1 मोल बेरियम सल्फेट का है या बेरियम सल्फर और ऑक्सीजन, तो बेरियम का एटॉमिक मास प्लस सल्फर का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, और चूंकि ऑक्सीजन के 4 आइटम हैं तो 4 का गुणा करेंगे तो जो आएगा वो 233 ही आएगा। तो इस तरह हमको निकालना। आप देखिए यहाँ पर जो सल्फर है इसका एटॉमिक मास 32 होगा, तो इस पूरे 233 ग्राम में 32 ग्राम हमारा सल्फर होगा 1 मोल बेरियम सल्फेट में। तो 1 मोल बेरियम सल्फेट का है या 233 ग्राम बेरियम सल्फेट का है, ये बराबर होगा 32 ग्राम सल्फर के, मतलब इसमें 32 ग्राम सल्फर है। तो BaSO4 M1G में सल्फर की मात्रा, तो बेरियम सल्फेट का द्रव्यमान हमने M1 ग्राम माना है,
तो इसीलिए बेरियम सल्फेट के M1 ग्राम में सल्फर की कितनी मात्रा होगी। तो ध्यान दीजिए, देखिए बेरियम सल्फेट का द्रव्यमान हमने M1 ग्राम माना है, तो इसको इस तरह निकालेंगे कि चूंकि 233 ग्राम BaSO4 में सल्फर कितना है, 32 है, इसलिए एक में 32/233, इसलिए M1 ग्राम में 32/233 गुणे M1 ग्राम हो जाएगा। वही देखिए लिखा है 32/233 गुणे M1 ग्राम। अतः सल्फर का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 32 गुणे M1/233। अब हमने बताया था कि कम बटे ज़्यादा, तो सल्फर हमारा कम है तो M1, तो सल्फर की प्रतिशतता, तो पूरा ये वैसे लिखेंगे 32 गुणे M1/233, 32 गुणे M1/233। अब चूंकि प्रतिशतता बदलना है तो 100 का गुणा कर देंगे और नीचे कुल जो यौगिक है, ये कार्बनिक यौगिक, उसका द्रव्यमान नीचे रहेगा, यानी ऊपर कम नीचे ज़्यादा। सल्फर कम होगा टोटल में से तो कम बटे ज़्यादा। तो इस तरह हम लोगों को लिखना है। अब देखिए आगे देखते हैं, अब उदाहरण आ जाता है हमारा। तो कह रहा है सल्फर के आकलन में 0.157 ग्राम कार्बनिक यौगिक से 0.4813 ग्राम बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ। यौगिक में सल्फर का प्रतिशत क्या है, यौगिक में सल्फर का प्रतिशत क्या है। तो हमको दे दिया, देखिए सल्फर आकलन में कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान कितना है हमारा 0.157 ग्राम। अब बेरियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान, तो बेरियम का 133 होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 होता है और 4 है तो 16 चौको 64, तो ये आ गया 233 ग्राम। तो 233 ग्राम बेरियम सल्फेट में उपस्थित सल्फर कितना है, 32, इसलिए एक में 32/233, इसलिए इतने में कितना होगा, तो 32/233 गुणे 0.4813 ग्राम। तो इस तरह से ये सल्फर आ गया इसमें। अब प्रतिशतता निकालना है तो पूरा इसे लिख देंगे, 32 गुणे 0.4813/233 प्रतिशतता है तो 100 का गुणा कर देंगे, नीचे कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान कर देंगे 0.157, तो आ गया 42.10%। शुरू से इसी तरह निकालते चले आ रहे हैं, तो अब भी हम लोग वैसे ही निकालेंगे। अब आगे हमारा आ जाता है फास्फोरस। तो देखिए कह रहा है कार्बनिक यौगिक की एक ज्ञात मात्रा को सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर उसमें उपस्थित फास्फोरस फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो पहले कार्बनिक कंपाउंड ले लेंगे, उसको फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म करेंगे, तो उसमें जो फास्फोरस उपस्थित होगा वो फास्फोरिक एसिड के रूप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे अमोनिया तथा अमोनियम मॉलिब्डेट मिलाकर अमोनियम फास्फेटोमॉलिब्डेट के रूप में हम ऑक्सीकृत कर लेते हैं। अमोनियम फास्फेटोमॉलिब्डेट का देखिए यहाँ पर हमको फार्मूला दिया गया है, NH4 का होल थ्राइस PO4.12 M0O3। ये हो गया हमारा अमोनियम फास्फेटोमॉलिब्डेट। तो अवक्षेपित हो जाएगा, प्रेसिपिटेट के रूप में हमको नीचे थक्के के रूप में मिल जाएगा। कह रहा है अन्यथा फास्फोरिक अम्ल में मैग्नीशियम मिश्रण मिलाकर MgNH4 PO4 के रूप में अवक्षेपित किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, या तो हम अमोनिया मिला देते हैं जो फास्फोरिक अम्ल है, तो अमोनियम फास्फेटोमॉलिब्डेट के रूप में ये अलग हो जाता है, अमोनिया तथा अमोनियम मॉलिब्डेट मिलाते हैं, तो ये फास्फोरिक एसिड हमारा अमोनियम फास्फेटोमॉलिब्डेट के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। NH4 का होल थ्राइस PO4.12 M0O3 के रूप में हम अवक्षेपित कर लेते हैं। अन्यथा फास्फोरिक अम्ल में मैग्नीशियम मिलाकर
अगर ये नहीं करना चाहते तो इसमें मैग्नीशियम मिला करके हम MgNH4PO4 के रूप में अवक्षेपित कर लेंगे, जिसके ज्वलन से Mg2P2O7 प्राप्त होता है। अब इसको अगर हम जलाते हैं MgNH4PO4 को तो हमें Mg2P2O7 प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। अब देखिए नीचे कह रहा है कि माना कि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम है और अमोनियम फास्फोमॉलिब्डेट का M1G। फिर वैसे ही करेंगे जैसे पहले कार्बनिक यौगिक को m ग्राम मानते थे, वैसे यहाँ भी माना, और जो प्रेसिपिटेट प्राप्त हुआ उसका द्रव्यमान M1G माना। अब NH4 का होल थ्राइस PO4.12M0O3 यानी अमोनियम फास्फेटोमॉलिब्डेट का मोलर द्रव्यमान कितना है, तो इसमें सबका एटॉमिक मास रखते चले जाएंगे और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1870 ग्राम। ये पूरे का आप आवर सारणी यानी पीरियाडिक टेबल में देखिए सब एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखते चले जाइए। अब जैसे यहाँ पर 12O3 आएगा तो 12O3 में 12 गुणे ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल एटम है तो 3 का गुणा होगा। इसी प्रकार मॉलिब्डेनम जो होगा उसमें 12 का गुणा होगा। तो फास्फोरस का प्रतिशत अगर हम निकालेंगे तो फास्फोरस का हमारा एटॉमिक मास 31 होता है। तो हम इसको इस तरह निकालेंगे कि टोटल वैसे जैसे पीछे किया था कि 1870 ग्राम में फास्फोरस कितना है, चूँकि कितना है 31, इसलिए एक में 31/1870, इसलिए हमारा कितने में M1 में तो 31/1870 गुणे M1 हो जाएगा। M1 अब प्रतिशत निकालेंगे तो 100 का गुणा हो जाएगा और नीचे जो है जो टोटल कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान होगा M उसका भाग हो जाएगा। तो वही देखिए लिखा है 31/1870 गुणे M1 गुणे 100/M। ये अब परसेंटेज में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। अब देखिए कह रहा है यदि फास्फोरस का Mg2P2O7 के रूप में आकलन किया जाए तो फास्फोरस की प्रतिशतता, अगर इस तरह हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए फास्फोरस वहाँ पर, यहाँ पर हमारा फास्फोरस MgNH4PO4 के रूप में था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फास्फोरस अकेले है तो उसका एटॉमिक मास 31 रखा गया। यहाँ पर क्या है फास्फोरस के 2 एटम हो गए यानी एक मॉलिक्यूल बन गए। तो 31 में 2 का गुणा करेंगे 62, तब यहाँ 62 रखेंगे 62। और इस पूरे का एटॉमिक मास निकालेंगे या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल है चूँकि, तो 222 आएगा। तो अब इसको हम लोग इस तरह करेंगे कि इस टोटल का, अब चूँकि मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास होगा, मास होगा हमारा 222। इसमें फास्फोरस P2 कितना होगा 62। तो 222, क्योंकि 222 में 62 है फास्फोरस, इसलिए एक में 62/222, इसलिए M1 में 62/222 गुणे M1। अब इसका प्रतिशतता निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे बटे टोटल जो यौगिक का द्रव्यमान है कार्बनिक यौगिक का M, उसका भाग दे देंगे। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सारी चीज़ों को करते हैं।
अब देखिए यहाँ कह रहा है जहाँ Mg2P2O7 का मोलर द्रव्यमान 222 यूनिट है, लिए गए कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान m, बने हुए Mg2P2O7 का द्रव्यमान m1 तथा Mg2P2O7 यौगिक में उपस्थित 2 फास्फोरस परमाणुओं का द्रव्यमान 62। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान m, बने हुए Mg2P2O7 का द्रव्यमान m1 तथा Mg2P2O7 यौगिक में उपस्थित 2 फास्फोरस परमाणुओं का द्रव्यमान 62, एक का 31 तो 2 का 62। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अब देखिए आगे आ जाता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मात्रात्मक अवकलन कैसे करेंगे, यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो देखिए कह रहा है कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन की प्रतिशतता की गणना कुल प्रतिशतता यानी 100 में से अन्य तत्वों की प्रतिशतताओं के योग को घटा कर की जाती है। तो जितने का सबका निकाल करके उसमें जो ऑक्सीजन का निकालना होगा तो पूरे में से घटा देंगे। ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष आंकड़न निम्नलिखित विधि से भी किया जा सकता है। अगर हम करना ही चाहते हैं ऑक्सीजन का आंकलन तो फिर हम नीचे दिए गए मेथड से कर सकते हैं। तो देखिए कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक की एक निश्चित मात्रा नाइट्रोजन गैस के प्रवाह में गर्म करके अपघटित की जाती है। तो एक कार्बनिक यौगिक ले लेंगे, उस कार्बनिक यौगिक की एक निश्चित मात्रा को हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस के प्रवाह में गर्म करके अपघटित कर लेंगे, यानी डिसोसिएट कर लेंगे, तोड़ लेंगे। अब ऑक्सीजन सहित उत्पन्न गैसीय मिश्रण को रक्त तप्त कोक यानी लाल खून जैसे लाल गर्म कोयले पर प्रवाहित करने पर पूरी ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती, यह स्थिति आ जाती है। तत्पश्चात गैसीय मिश्रण को ऊष्म आयोडीन पेंटाऑक्साइड, उष्ण मतलब गर्म, आयोडीन पेंटाऑक्साइड यानी I2O5 में प्रवाहित करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है और आयोडीन भी उत्पन्न होती है। तो कुल मिलाकर के इस मेथड से हम लोग ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे दिखाया गया, देखिए कार्बनिक यौगिक लिया गया, उसको गर्म किया तो ऑक्सीजन प्राप्त होगी और अन्य गैसीय उत्पाद प्राप्त होंगे। अब ये जो ऑक्सीजन प्राप्त हुई इसको गर्म तप्त कोक जो कह रहा है, यानी कोयला हमारा कार्बन होता है उसके साथ गर्म किया, गर्म तप्त कोक लाल खून जैसा, तो इसके लिए बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए 1373 केल्विन का टेम्परेचर दिया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। अब क्या करेंगे कि I2O5 के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया करा देते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है और ये आयोडीन अलग हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग क्रिया कराते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है समीकरण क एवं ख को क्रमशः 5 एवं 2 से गुणा करके समीकरण क में उत्पन्न CO की मात्रा समीकरण ख में उत्पन्न CO की मात्रा के बराबर करने पर हम पाते हैं कि यौगिक से निकली ऑक्सीजन के प्रत्येक मोल से 2 मोल CO2 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए पूरी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पहली इक्वेशन में 5 का गुणा किया, दूसरी में 2 का गुणा किया। अब जब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई तो CO की मात्रा का आकलन करने पर बता रहा है कि हम पाते हैं कि निकली ऑक्सीजन के प्रत्येक मोल से 2 मोल CO2 प्राप्त होती है। जब आकलन किया गया तो पता चला कि जो कार्बनिक यौगिक है उससे जो ऑक्सीजन निकल रही है तो प्रत्येक मोल से 2 मोल ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अतः 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक से निकली 32 ग्राम ऑक्सीजन से प्राप्त होती है। तो 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो यौगिक से निकल रही है उसमें से 32 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होती है, क्योंकि 2 मोल मिलते हैं। तो 1 मोल में 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो 2 मोल में 32 ग्राम।
तो आप देखिए फिर वही काम करना है। माना कि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम है, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान m1 ग्राम है, इसलिए m1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बराबर 32/88 गुणे m1 ग्राम ऑक्सीजन से प्राप्त होगी। तो इसको फिर वैसे करना है हम लोगों को कि चूंकि 88 ग्राम हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से कितना 32 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होती है, इसलिए 1 से 32/88, इसलिए m1 ग्राम से 32/88 गुणे m1, ये हो गया। अब अगर हमें परसेंट में बदलना है तो 100 का गुणा कर देंगे और नीचे टोटल यौगिक जो है हमारा उसका भाग देंगे टोटल यौगिक के द्रव्यमान का। तो वही किया है 32 गुणे m1/100 गुणे 100/88 गुणे m। तो इस तरह से हम लोग सारे आंकड़न कर लेते हैं। अब देखिए नीचे कह रहा है ऑक्सीजन के प्रतिशत का आकलन आयोडीन की मात्रा से भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ आयोडीन हमको प्राप्त हुई है। तो आजकल कार्बनिक यौगिक में तत्वों का आकलन स्वचालित तकनीक की सहायता से पदार्थों की सूक्ष्म माइक्रो मात्रा लेकर करते हैं। तो आजकल क्या हो गई है, ऑटोमोबाइल टेक्निक आ गई है, उसकी सहायता से पदार्थ की बहुत थोड़ी मात्रा लेते हैं। माइक्रो का मतलब बहुत कम मात्रा लेकर भी हम लोग करते हैं आकलन। यौगिकों में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन तत्वों का आकलन CHN तत्व विश्लेषक, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है इसलिए CHN कहा गया। C का मतलब कार्बन, H हाइड्रोजन, N नाइट्रोजन। तत्व विश्लेषक इसे CHN एलिमेंटल एनालाइजर भी कहते हैं, से करते हैं। इस उपकरण में पदार्थ की माइक्रो मात्रा यानी बहुत कम मात्रा लेनी पड़ती है, 1 से 3 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है तथा कुछ समय में इन तत्वों का प्रतिशत स्क्रीन पर आ जाता है, जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं। इन विधियों का विस्तृत विवरण इस पुस्तक के स्तर से ऊपर है। तो ये आप हमारे कोर्स से बाहर है, इसलिए हम इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए आगे आ जाता है हमारा सारांश। तो कोई जो बुक के पीछे सारांश दिया है उसको भी समझते हैं। तो देखिए कह रहा है सहसंयोजक आबंध के कारण बने कार्बनिक यौगिकों की संरचना तथा क्रियाशीलता संबंधी मूलभूत सिद्धांतों पर इस एकक में हमने विचार किया। यानी इस चैप्टर में हमने क्या विचार किया, सहसंयोजक आबंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड तथा उनसे बने कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की संरचना, स्ट्रक्चर, क्रियाशीलता यानी मैकेनिज्म संबंधी मूलभूत सिद्धांतों का पर हमने विचार किया। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध की प्रकृति को कक्षक संकरण की अवधारणा से स्पष्ट किया जा सकता है, जिसके अनुसार कार्बन की संकरण अवस्था sp3, sp2 तथा sp हो सकती है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, इसी को हिंदी में कक्षक संकरण की अवधारणा। वही हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3 जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, तो उसी को आधार मान के बता रहा है। तो वही बता रहा है कि कार्बन की संकरण अवस्था या तो sp3 होगी या sp2 या sp में से कोई भी हो सकती है। ये क्रमशः मिथेन, एथीन तथा एथाइन में उपस्थित होती हैं, जैसा कि हम लोग पीछे निकाल चुके हैं। इस अवधारणा के आधार पर मिथेन की चतुष्फलकी यानी टेट्राहेड्रल, एथीन की समतल यानी प्लेनर तथा एथाइन की रेखीय यानी लिनियर आकृति को स्पष्ट किया जा सकता है, जैसा हमने सारे स्ट्रक्चर पीछे पढ़ चुके हैं। अब कह रहा है कार्बन का sp3 कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग करके कार्बन हाइड्रोजन यानी CH एकल यानी सिग्मा आबंध बनाता है। तो ध्यान दीजिए कि अगर sp3 कक्षक है कार्बन का, तो हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करके कार्बन हाइड्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड बनाता है उसी को सिग्मा आबंध कहा गया, यानी सिंगल बॉन्ड हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है। इसी तरह दो कार्बन के sp3 कक्षक
इस परस्पर अतिव्यापित होकर कार्बन कार्बन सिग्मा आबंध निर्मित करते हैं, यानी कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। दो निकटवर्ती कार्बन के असंकरित पी कक्षक पार्श्व अतिव्यापन द्वारा पाई आबंध बनाते हैं। तो पार्श्व मतलब पैरेलल, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है ओवरलैप ऑफ sp2 ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन विद sp2 ऑर्बिटल ऑफ अनदर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की बात हो गई। द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑन टू एडजेसेंट कार्बन कैन अंडरगो लेटरल यानी साइड बाय साइड, पार्श्व मतलब साइड बाय साइड, जब साइड बाय साइड रहेंगे तो आपस में पैरेलल रहेंगे। ओवरलैप टू गिव ए पाई बॉन्ड, ये फिगर हमने आपको बना के दिखाया था, फिर से देख लेते हैं। जैसे एक ये कार्बन का हो गया ऑर्बिटल, एक ये हो गया, तो ये यहाँ टच कर रहा है, इन्हें साइड बाय साइड या पार्श्व अतिव्यापन कहेंगे। अब देखिए कह रहा है कार्बनिक यौगिक को कई संरचना सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कार्बनिक यौगिक का त्रिविमीय सूत्र यानी वेज एवं डैश द्वारा दर्शाया जाता है। ये सब हम लोग देख चुके हैं। डैश वाला मतलब हमारे पीछे है, इस कागज के पीछे, और जो वेज है वो हमारी तरफ है। कार्बनिक यौगिकों को तो हमने ऐसे स्ट्रक्चर से दिखाया था, देख लेते हैं। जैसे कार्बन है, अब कोई हाइड्रोजन हमारी तरफ है तो इसको ऐसे दिखाते थे, ये पूरा काला रहता था, पूरा इस तरह से हाइड्रोजन, और जो पीछे है उसको ऐसे दिखाते थे डैश डैश करके। पीछे हम लोग सब पढ़ चुके हैं, पीछे वाला हाइड्रोजन है इस कागज के पीछे जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, और ये हमारी तरफ का हाइड्रोजन है, तो इस तरह हम लोग दिखाते थे। कार्बनिक यौगिकों को उनकी संरचना अथवा क्रियात्मक समूहों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो कार्बनिक यौगिक है उनके स्ट्रक्चर या उनमें जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनके आधार पर हम लोग इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। क्रियात्मक समूह एक विशिष्ट तरीके से बंधित एक परमाणु या परमाणुओं का समूह है। जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह एक स्पेशल टाइप से बंधा रहता है, और ये परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जो यौगिक के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। फंक्शनल ग्रुप जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि COOH था, NH2 था, ये सब फंक्शनल ग्रुप थे। OH था, CHO था, कीटोन था, ये सब हमारे फंक्शनल ग्रुप थे। कार्बनिक यौगिकों का नामांकन IUPAC द्वारा बताए गए नियमों के आधार पर किया जाता है। IUPAC नामकरण में नाम और संरचना के बीच के संबंध से पढ़ने वाले को संरचना बनाने में सहायता मिलती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है क्रियात्मक क्रियाधारक अणु की संरचना। क्रियाधारक मतलब सबस्ट्रेट, इसको देखते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट आर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। क्रियाधारक का मतलब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो क्रियाधारक अणु की संरचना सहसंयोजक आबंध के विदलन यानी टूटने, आक्रमणकारी अभिकर्मक यानी अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एंड द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन, और अभिक्रिया की परिस्थितियों पर कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि आधारित होती है। तो जो मैकेनिज्म है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किस पर आधारित है? क्रियाधारक अणु की संरचना यानी सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर क्या है, सहसंयोजक आबंध के विलयन यानी कोवेलेंट बॉन्ड टूट कैसे रहा है, आयनिक रूप में टूट रहा है या न्यूट्रल रूप में टूट रहा है, आक्रमणकारी अभिकर्मक यानी अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इन सब पर अभिक्रियाओं की परिस्थितियों पर कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि आधारित होती है। इन कार्बनिक अभिक्रियाओं में आबंध विदलन यानी बॉन्ड का टूटना तथा आबंध निर्माण यानी बांध का बनना,
सहसंयोजक आबंध का विदलन विषमांग तथा समांग तरीके से हो सकता है, यानी होमोजीनस और हेट्रोजीनस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हेट्रोलिटिक या होमोलिटिक दो तरीके से बांड हमारे टूट सकते हैं। अब देखिए विषमांग विदलन में कार्ब धनायन तथा कार्ब ऋणायन बनता है, जबकि समांग विदलन में मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर विषमांग यानी हेट्रोलिटिक फिजन होगा तो उसमें एक पार्ट पॉजिटिव होगा एक निगेटिव। तो जो पॉजिटिव होगा उसे कार्बोकेटायन बोलते हैं, जो निगेटिव होगा उसे कार्बो एनायन बोलते हैं। जबकि सामान्य विदलन से मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल प्राप्त होते हैं। विषमांग विदलन के माध्यम से संपन्न कार्बनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन देने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकारक कहलाते हैं, नाभिक स्नेही। तो विषमांग विदलन यानी हेट्रोलिटिक फिजन होगा जब, तो उसके माध्यम से जो कार्बनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उन्हें नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफिलिक, तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले को, इलेक्ट्रॉन जो ले रहा है उसे इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं। जाहिर सी बात है जो जिससे प्रेम करेगा उसी को लेगा। तो नाभिक इलेक्ट्रॉन से प्रेम करेगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नेही, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देंगे क्योंकि नाभिक के पास फिर पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो न्यूक्लियोफिलिक, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो इलेक्ट्रोफिलिक। प्रेरणिक यानी इंडक्टिव, अनुनाद यानी रिजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड अतिसंयुग्मन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कार्बन कार्बन अथवा अन्य परमाणु स्थितियों में ध्रुवता उत्पन्न करने में सहायक हो सकते हैं। तो पोलरिटी उत्पन्न करने में कौन कौन हेल्प करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद यानी रिजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एवं अतिसंयुग्मन प्रभाव यानी हाइपर कॉन्जुगेशन। ये सब क्या करते हैं? ये पोलरिटी उत्पन्न कर सकते हैं, ध्रुवता उत्पन्न कर सकते हैं कार्बनिक यौगिक में या कार्बन कार्बन के बीच जो बांड बन के एटम जुड़े, जिससे कार्बन परमाणु अथवा अन्य परमाणुओं पर निम्न अथवा उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले स्थान बन जाते हैं। जाहिर सी बात है कि जब ये इफेक्ट जो है पोलरिटी उत्पन्न कर देंगे, ध्रुवता उत्पन्न कर देंगे, तो कहीं पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, कहीं पर कम होंगे। जहाँ ज़्यादा होंगे उन्हें बोलेंगे इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले एरिया। घनत्व का मतलब घना। कार्बनिक अभिक्रियाओं के मुख्य प्रकार है। कार्बनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी इसको इंग्लिश में भी देखते चलेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जुड़ने वाली एडिशन रिएक्शन, कुछ हट कर निकलने वाली एलिमिनेशन रिएक्शन, और आपस में ही अणुओं का सामंजस्य बन जाए उसे रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया या विलोपन या पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट, विलोपन यानी एलिमिनेशन रिएक्शन, संकलन यानी हमारी एडिशन रिएक्शन जोड़ने वाली, और प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए आगे कह रहा है, किसी कार्बनिक यौगिक की संरचना ज्ञात करने के लिए उसका शोधन और गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है, जैसा हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं। शोधन की विशिष्ट विधियां जैसे ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, आसवन यानी डिस्टिलेशन, और विभेदी निष्कर्षण यानी फ्रैक्शनल एक्सट्रैक्शन। इसको देख लेते हैं इंग्लिश में। देखिए, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन, डिस्टिलेशन यानी आसवन, तथा डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन यानी विभेदी निष्कर्षण यौगिक के एक या अधिक भौतिक गुणों में अंतर पर आधारित। तो एक या अधिक भौतिक गुण होंगे तो उस आधार पर हम इनको अलग करने के लिए इन सब विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यौगिकों के पृथक्करण तथा शोधन के लिए क्रोमैटोग्राफी एक अत्यधिक उपयोगी तकनीक है। क्रोमा का मतलब होता है कलर, रंग। तो रंग के आधार पर उनको अलग कर लिया जाए, ये मुख्य विधि है।
इसे 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, अधिशोषण क्रोमैटोग्राफी तथा वितरण क्रोमैटोग्राफी, यानी एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी यानी डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमैटोग्राफी। इसको इंग्लिश में देखते हैं। कह रहा है एडजॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। वितरण मतलब पार्टीशन, पार्ट पार्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, वितरण मतलब पार्ट पार्ट में। अब अधिशोषण क्रोमैटोग्राफी अधिशोषक पर मिश्रण के अवयवों के भिन्न अधिशोषण पर आधारित। अब जो हमारी एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी है, तो हम एक पदार्थ ले लेंगे। हमने आपको बताया था एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में अंतर। जैसे रबर की गेंद है, उसके पानी में डुबा दें तो रबर के गेंद के ऊपर ही पानी रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, इसे हम एडजॉर्प्शन कहते हैं, अधिशोषण। और अगर हम सोख्ता को पानी में डुबो दें तो पानी पूरे सोख्ता में एक तरह से भीतर चला जाएगा, बाहर भी रहेगा भीतर भी रहेगा, इसे हम लोग एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण बोलते हैं। तो ये अंतर है। तो अन्य अन्य पदार्थ किसी पदार्थ में अलग अलग मात्रा में अधिशोषित यानी एडजॉर्ब होते हैं। इस आधार पर अधिशोषण क्रोमैटोग्राफी यानी एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी का उपयोग करके हम लोग पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए कह रहा है कि वितरण अधिशोषण क्रोमैटोग्राफी पर मिश्रण के अवयवों के भिन्न अधिशोषण पर आधारित है, यानी अलग अलग अधिशोषण क्षमता वाले अलग अलग तरीके से अधिशोषित होंगे और उनको अलग कर सकते हैं। वितरण क्रोमैटोग्राफी में यानी पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी में स्थिर प्रावर्तता और गतिक प्रावर्तता के मध्य मिश्रण के अवयवों का निरंतर वितरण होता है। जो हमारी ये पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी, इसमें 2 फेज होती है, एक स्टैटिक फेज, एक डायनेमिक फेज, यानी स्थिर प्रावर्तता और गतिक प्रावर्तता। तो इनके मध्य में जो अवयव होते हैं कंपोनेंट, उनका निरंतर वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है या पार्टीशन होता रहता है। यौगिक को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के पश्चात उसमें उपस्थित तत्वों के निर्धारण के लिए उसका गुणात्मक विश्लेषण किया जाता है। तो पहले हम प्राप्त कर लेते हैं यौगिक और फिर देते हैं कि शुद्ध है कि नहीं। तो जो शुद्ध हमने पहले प्राप्त किया है, उससे जो अब प्राप्त किया उसके गुणों का मिलान करते हैं, इसे गुणात्मक विश्लेषण कहते हैं। नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ये सब लैंसैग्ने परीक्षण द्वारा जांचे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ये सब लैंसैग्ने परीक्षण द्वारा जांचे जाते हैं। ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। कह रहा है कार्बन हाइड्रोजन की पहचान इन्हें क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में परिवर्तित करके की जाती है। नाइट्रोजन का आकलन ड्यूमा और केल्डाल विधि द्वारा तथा हाइड्रोजन का कैरियस विधि द्वारा किया जाता है। तो नाइट्रोजन का आकलन हम लोग किससे करते हैं? ड्यूमा विधि से या जेल्डाल मेथड से। हाइड्रोजन का कैरियस मेथड से। सल्फर तथा फास्फोरस को क्रमशः सल्फ्यूरिक तथा फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत के आकलन किया जाता है। तो सल्फर और फास्फोरस का सल्फ्यूरिक और फास्फोरिक अम्ल के रूप में ऑक्सीडाइज करके इनका कैलकुलेशन करते हैं। ऑक्सीजन की प्रतिशतता कुल प्रतिशतता में से अन्य तत्वों की प्रतिशतताओं के योग को घटाकर प्राप्त की जाती है। जैसे जितना पहले कैलकुलेशन कर लिया, इसको करके और फिर टोटल में से घटा देते हैं जिनका निकला है जितने का, तो जो बचा वही ऑक्सीजन की प्रतिशतता होगी। तो इस प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन की प्रतिशतता ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर पढ़ा पूरा। अब ये चैप्टर देखिए ख़त्म हो गया। अब अभ्यास के अंतर्गत जो क्वेश्चन होंगे उनकी हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक।